Hello students, welcome to बोध ठाकुर IAS Academy यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वीकली न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम और आज के इस वीडियो में हम 6 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन एज वेल एज एपीएससी या फिर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स के बारे में जानकारी मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सी कौन कौन से टॉपिक आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट। अगला टॉपिक होगा इसरोज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस व्हीकल से हाल ही में कुछ सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज़ न्यू स्टार्ट ट्रीटी। अगला टॉपिक होगा आउटबाउंड ट्रैवल एंड टूरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम। नेक्स्ट इज स्टेबल कॉइन। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। और आज का आखिरी टॉपिक होगा पेनिनसुलर रॉक गामा। राइट, Before proceeding with the video, I would like to insist you, please like, share and subscribe बोध ठाकुर IAS Academy यूट्यूब चैनल। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप @BIAS Academy सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ओवर द यू कैन फॉलो द चैनल, जहाँ पर आपको सारी अपडेट्स, चाहे वीडियो हो, टेस्ट सीरीज़ हो, कोर्स के एडमिशन हो, सारे अपडेट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही में आप हमारे दूसरे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। एंड यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट कमिंग अप इन लक्षद्वीप। दिस कम्स इन योर GS पेपर 3 पार्ट ऑफ कंजर्वेशन। वाई कंजर्वेशन? बिकॉज यहाँ पर हम रीन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं और एनर्जी को कंजर्व भी कर रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ इन न्यूज़। तो हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जो कि एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर में, उन्होंने एक ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट को इस्टेब्लिश किया है जिसकी कैपेसिटी 65 किलोवाट का है। ये इस्टेब्लिश कहाँ हुआ है? कवरत्ती, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप एक आइलैंड है हमारे कंट्री का, यहाँ पर इस प्लांट को इस्टेब्लिश किया गया है। अब इस प्लांट को इस्टेब्लिश करने का सिग्निफिकेंस क्या है या फिर इंपॉर्टेंस क्या है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 लाख लीटर पर डे लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट है, एक डीसैलिनाइजेशन प्लांट है। डीसैलिनाइजेशन प्लांट मतलब कि हम जानते हैं समुद्र में या सी में जो पानी होता है वो खारा होता है, उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, वो पीने के लायक नहीं होता है, कपड़ा भी नहीं धो सकते, नहा भी नहीं सकते, मतलब कि वो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए या फिर उसमें से नमक निकालने के लिए कुछ प्लांट्स स्टैब्लिश किए जाते हैं और उस प्लांट को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो हमारा ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट है वो ऐसे प्लांट को पावर करेगा जहाँ पर 1 लाख लीटर पर डे पानी को हम डीसैलिनाइट कर पाएंगे। राइट, इसके साथ ही ड्रिंकिंग वाटर जनरेट होगा। कहाँ से? सी वाटर से ड्रिंकिंग वाटर जनरेट होगा। और ये जो प्रोसेस है पूरी तरीके से एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा। क्यों एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा? क्योंकि यहाँ पर किसी भी फॉसिल फ्यूल को नहीं जलाया जा रहा है। आपने सुना होगा एनर्जी 2 तरीके की होती है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी में क्या होता है? जहाँ पर हम किसी भी तरीके का फॉसिल फ्यूल नहीं जलाते हैं जिससे कि पोल्यूशन नहीं होता है। तो ये एक रिन्यूएबल काइंड ऑफ एनर्जी है और ये पूरी तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, मतलब एनवायरनमेंट में हम किसी तरीके का एमिशन नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इस टेक्नोलॉजी से हम लगभग हर समय एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब कि लगातार एनर्जी यहाँ पर प्रोडक्शन होगा। कोई ऐसा नहीं है कि जैसे सोलर पावर प्लांट्स में हम देखते हैं कि सिर्फ दिन में एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है। सोलर पावर प्लांट भी एक रिन्यूएबल एनर्जी है, लेकिन उसकी लिमिटेशन क्या है कि जब सूरज रहेगा उस एरिया में, सनराइज होगा, तभी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेयर एज इन दिस टेक्नोलॉजी ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट, यहाँ पर हम दिन भर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। राइट, मूविंग फर्दर, अब ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है उससे पहले हम जान लेते हैं ये टेक्नोलॉजी है क्या। तो ये जो समुद्र में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब कि सरफेस पे पानी का टेम्परेचर कुछ और होता है और गहराई में हम चले जाएंगे, अंदर में पानी का टेम्परेचर दूसरा और कुछ होता है। तो उस टेम्परेचर डिफरेंस को यूज़ करके हम एनर्जी को जनरेट करेंगे। उस एनर्जी को जनरेट करने के लिए जिस तरीके के पावर प्लांट की ज़रूरत होती है या फिर जिस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है उसे हम ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं। राइट, और हम जानते हैं कि एनर्जी जो अर्थ है, अर्थ लगभग 70% पानी से भरा हुआ है और पानी भी कैसा? समुद्र है, मतलब मेजर ऑफ द पोर्शन क्या है? सी है। सी है, ओशन है। ओशन में पानी कैसा होता है? सलाइन वाटर होता है, ये भी हम जानते हैं। और उसका बाद यहाँ पर हम देखें ये काम कैसे करेगा पूरी तरीके से। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं ये ओशन है, सी है। यहाँ पर नीचे गहराई में ठंडा पानी है, कोल्ड वाटर है, ऊपर सरफेस पे गर्म पानी है। तो यहाँ पर पूरा एक प्लांट स्टैब्लिश किया जाता है। तो ये इवेपोरेटर है, यहाँ से गर्म पानी जो होता है इसको गर्म करने के लिए हमें कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अभी एनर्जी हमारा कहीं से भी आ सकता है, चाहे कि सन से आ सकता है या फिर हम कुछ हीट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पर इवेपोरेटर होते हैं। तो
तो ये जो सरफेस वाटर होगा यहाँ से इवेपोरेट होने के बाद जो वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स टरबाइन में जाएंगे, टरबाइन जनरेटर। अब यहाँ पर देखिए हम साइंस में बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ इट फंक्शंस। बाकी इसके लिए डिटेल वीडियो भी बनाया जा सकता है, कैसे टरबाइन काम कर सकता है, ये साइंस के आपके पार्ट में आ जाएगा, राइट। तो वाटर वेपर टरबाइन में जाता है। टरबाइन का काम क्या होता है, मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करके ये अपना एनर्जी यूज़ हो जाता है। अब साथ ही में जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होकर फिर समुद्र में इसको वापस भेज दिया जाता है। तो ये पूरा साइकिल लगातार चलता रहता है और इसके चलने से एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है। अब हम टाइप्स की बात कर लें तो ये दो तरीके की होती है, एक क्लोज साइकिल मेथड होता है, एक ओपन साइकिल मेथड होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ इतना है, ओपन साइकिल मेथड में हम कोई एक वर्किंग फ्लूइड का काम नहीं करते। यहाँ पर जैसे हमने ये ओपन साइकिल मेथड था, यहाँ पर पानी को इवेपोरेट कर रहे हैं, इवेपोरेट करने के बाद टरबाइन यहाँ पर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। यही क्लोज सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पर हम इन दोनों सिस्टम के बीच में एक वर्किंग फ्लूइड डाल देंगे, चाहे अमोनिया हो या और भी वर्किंग फ्लूइड होते हैं, और इस अमोनिया के हेल्प से हम यहाँ पर इवेपोरेशन करेंगे और इवेपोरेशन करने के बाद यहाँ पर अमोनिया आके वेपर बन के आता है, फिर वहाँ पर आता है, सिस्टम में आ जाता है, फिर इस तरीके से पूरी साइकिल चलती है। तो ये भी एक क्लोज सिस्टम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरी मशीनरी जो है वो क्लोज होती है, इसीलिए उसको हम क्लोज साइकिल प्रोसेस कहते हैं, राइट। हिस्ट्री ऑफ पोटेंशियल की बात करें तो इंडिया ऐसा नहीं है कि अभी ये प्लान किया है, लगभग 1980 में ही पहली बार इंडिया ने प्लान कर लिया था कि तमिलनाडु कोस्ट पर ऐसे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन कुछ कारणों से फॉरेन के वेंडर्स ने कुछ पार्ट्स नहीं दिए या फिर अबैंडन कर दिए, जिसके वजह से वो प्लान ड्रॉप करना पड़ा। पोटेंशियल की बात करें तो हम जानते हैं इंडिया में बहुत एरिया में समुद्र है। इंडिया का अगर आप मैप एक रफली सा ड्रॉ करें तो आप देखेंगे यहाँ पर पूरा ओशन है, इस साइड पूरा ओशन है, सदर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा ओशन सराउंडेड है, या फिर हम कोस्टल एरिया कह सकते हैं। टोटल कोस्टल एरिया साउथ इंडियन कोस्ट की बात करें तो लगभग 2000 किलोमीटर्स की है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस होता है। हमने देखा इस टेक्नोलॉजी में टेम्परेचर डिफरेंस का यूज़ करके ही एनर्जी जनरेट किया जा रहा है, इसीलिए एरिया, इतने सारे एरिया सूटेबल है इस तरीके का टेक्नोलॉजी यूज़ कर एनर्जी प्रोड्यूस करना, राइट। कैपेसिटी की बात करें तो 1,80,000 मेगावाट कैपेसिटी का पावर जनरेट किया जा सकता है, और जिसमें 40% ग्रॉस पावर ये पैरासिटिक लॉसेस को भी कंसिडर किया गया, मतलब कि सारे लॉसेस के बाद 1,80,000 मेगावाट पावर को जनरेट किया जा सकता है, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाएगा और बहुत ही बेनिफिशियल होगा हमारे देश में। क्योंकि कोई भी देश में आजकल देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के हेल्प से सारी चीज़ें चल रही हैं, और बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती है। अगर आपको ग्रो करना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अहम हिस्सा प्ले करता है। इवन इंटरनेट से ज़्यादा, अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं रहेगी तो आप जो इंटरनेट होता है, कम्युनिकेशन होता है, सब चीज़ ठप हो जाएगा। सारी मशीनरी इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रही है, क्योंकि सब कुछ अब ऑटोमेटेड हो रहा है, राइट। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो क्वेश्चन वेयर वाज द फर्स्ट डीसैलिनाइजेशन प्लांट इन इंडिया टू प्रोड्यूस 1 लाख लीटर ऑफ फ्रेश वाटर पर डे बेस्ड ऑन लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनाइजेशन प्रिंसिपल कमीशन 2008 में क्वेश्चन आ चुका है ये। तो ये इसका आंसर होगा कवरट्टी में। अब यहाँ पर देखिए डीसैलिनेशन प्लांट वहाँ पर ऑलरेडी है, ऐसा नहीं है कि लक्षद्वीप में डीसैलिनेशन प्लांट नहीं है, लेकिन अब उसको दूसरे नए टेक्नोलॉजी से उसको पावर करने का इंतज़ाम अभी किया गया है, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, स्पेस टेक्नोलॉजी का ये आर्टिकल है, जीएस पेपर 3 का हिस्सा है। अभी हाल ही में हमने देखा इसरो ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन लॉन्च किया और उसके अंतर्गत सैटेलाइट्स को स्पेस में छोड़ा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं खबरों में क्या है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च फर्स्ट फ्लाइट ऑफ इट्स न्यू सैटेलाइट लॉन्चर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पहली बार ये लॉन्च हुआ है सतीश धवन स्पेस सेंटर से आंध्र प्रदेश में, जो कि है, और इसमें अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट और अर्थ और आज़ादी सैटेलाइट, ये 2 सैटेलाइट्स यहाँ पर लॉन्च किए गए थे। लेकिन जो भी डिज़ायर्ड ऑर्बिट में भेजा जाना था, अब सैटेलाइट जो भेजा जाता है वो एक ऑर्बिट में भेजा जाता है। ऑर्बिट क्या होता है, पहले के वीडियोज़ में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, यहाँ पर मून है। अब अगर हमें मून को ऑब्जर्व करना है तो मून का एक ऑर्बिट होता है जिसके सराउंडिंग में यहाँ से हम कोई सैटेलाइट भेजेंगे तो इस एरिया में भेजेंगे, ताकि सैटेलाइट रोटेट करके अपना चारों तरफ मून को ऑब्जर्व कर सकें। तो ये इसीलिए जहाँ भेजना था उस ऑर्बिट में ये नहीं पहुँचा, क्योंकि कुछ इंटरनल एरर आ गए थे, राइट। अगर हम इस मिशन की पर्पस की बात करें तो पर्पस बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पर नाम से ही क्लियर हो जाता है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि छोटे छोटे सैटेलाइट्स को हम इस व्हीकल के द्वारा लॉन्च करेंगे। अब बड़े सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास PSLV है, लेकिन वो इकोनॉमिकल नहीं होता है अगर हम छोटे छोटे यहाँ पर सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए इस व्हीकल का यूज़ करेंगे। इसीलिए यहाँ पर छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए ये बनाया गया है। और कितने हाइट तक, लगभग 350 किलोमीटर हाइट तक, अगर अर्थ से, अगर यहाँ पर हम अर्थ देखें तो अर्थ के इक्वेटर से 350 किलोमीटर का इस व्हीकल का यूज़ करके हम सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। तो हमने देखा है भाई कौन कौन से सैटेलाइट से, तो EOS-2 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 2, यानी कि अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए ये इसरो के द्वारा बनाया गया था।
और दूसरा है आज़ादी सैट। इसमें 75 टाइनी पेलोड्स हैं, मतलब कि बहुत छोटे छोटे पेलोड्स थे, जिसका काम था आयोनाइजिंग रेडिएशन को मेजर करना, और ये स्पेस किड्स इंडिया में स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और इसरो का जो ये मेन मकसद था इसमें, इसको साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स को पॉपुलराइज़ करना था गर्ल्स स्टूडेंट स्कूल में जो भी लड़कियाँ होती हैं उनके बीच में इस चीज़ को पॉपुलराइज़ करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें डिफरेंस में SSLV और PSLV दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो कॉस्ट इफेक्टिव एंड पेलोड कैपेसिटी। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि SSLV में या फिर स्मॉल स्केल लॉन्चिंग व्हीकल में हम कम वज़न के पेलोड्स को आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। लगभग 5000 किलोग्राम पेलोड को 500 किलोमीटर ऑर्बिट तक भेज सकते हैं। ये 500 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, मैं कई बार बता दे रहा हूँ आपको, ये अर्थ है, अर्थ के ऑर्बिट से 500 किलोमीटर का डिस्टेंस जो होता है इतनी दूर तक, और 500 किलोग्राम के पेलोड तक को हम लॉन्च कर सकते हैं। वहीं PSLV में अगर हम ऐसे छोटे प्रोजेक्ट्स को यूज़ करेंगे तो वो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो में नहीं एडजस्ट होगा, मतलब कि हमारे लिए वो बहुत ही महंगा पड़ेगा। ठीक है, वहीं प्रोपेलेंट की बात करें, प्रोपेलेंट मतलब कि फ्यूल की बात करें, तो SSLV में सॉलिड प्रोपेलेंट यूज़ होते हैं, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल होता है और हैंडल करने में बहुत ही आसानी होती है लिक्विड प्रोपेलेंट के कंपैरिजन में। और लॉन्च की व्हीकल करें तो ऑन डिमांड सर्विस यहाँ पर मिल सकती है। ऑन डिमांड सर्विस मतलब कि मान लीजिए मुझे कल लॉन्च करना है कोई सैटेलाइट, तो आपको तुरंत यहाँ पर हम कम समय में, कल का मैंने एग्जांपल दिया, मतलब कम समय में हम ऑन डिमांड सर्विस दे सकते हैं। वहीं PSLV की बात करें तो हमें 60 डेज़ एडवांस में तैयारियाँ करनी पड़ती हैं, तब जाके हम PSLV से कोई भी सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। हम बात करें अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ इसरोस की, तो जैसे गगनयान, इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, आदित्य L1, नासा इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन, शुक्रयान, तो ये सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं इसरो के। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ये कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी आगे इसरो द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं। राइट, अब हम आगे अगर क्वेश्चंस की बात करें तो 2018 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। स्पेस टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है, PSLV लॉन्च with reference to India satellite launch vehicle, consider the following statement। ये PSLV launch satellite useful for Earth's resources monitoring, whereas GSLV are designed mainly to launch communication satellite। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। नाउ मेंस का क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो एक्सप्लेन हाउ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लॉन्च व्हीकल। ये यहाँ पर मेंस में भी आपको क्वेश्चन छोटा सा पूछा जा सकता है। राइट, मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल अनवील्स डिजिटल वर्जन ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट गिफ्ट कैटलॉग। ये GS पेपर 2 का हिस्सा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन। ये न्यूज़ ऑन एयर में पब्लिश हुआ है न्यूज़। अब हम देख लेते हैं खबरों में क्या है और क्यों है। तो कॉमर्स मिनिस्टर हमारे जो हैं पीयूष गोयल हैं, उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का डिजिटल वर्जन पब्लिश किया है, फिर अनवील किया है। इसी से रिलेटेड में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट न्यूज़ में आया है। डिजिटल वर्जन मतलब कि अब वेबसाइट और एप्लीकेशन में भी इनके जो डेटाबेस होते हैं वो अवेलेबल होंगे। अब ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है ये हम देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले 2018 जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। इसी की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको अडैप्ट कर लिया और उसके बाद 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट में इसको लॉन्च किया गया। और इसका काम क्या था, टू फॉस्टर इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर ग्रोथ एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्पेशली इन रूरल एरिया। मतलब कि सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए रूरल एरिया में, स्पेशली गाँव एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का इसका मेजर एक मकसद था। ठीक है, और ये एक पूरी तरीके से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और अगर इसमें बात की करें पैसों की तो 60:40 कंट्रीब्यूशन में काम करता है। मतलब कि 60% जो भी इसमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, 40% जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। राइट, इसके एम की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री का एक विजन रहा है ताकि हम रीजनल डेवलपमेंट अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री, मतलब कि अलग अलग रीजन में अलग अलग एरियाज़ में प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। अब ऐसा होता है कि कुछ बड़े सिटीज़, मान लीजिए इंडिया में कुछ मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर बहुत हाई डेवलपमेंट है, लेकिन वहीं गांव में देखें तो कुछ कुछ गांव तो बहुत अच्छे डेवलप है, कुछ कुछ गांव बहुत डेवलप नहीं हैं। तो उसी को मैनेज करने के लिए ताकि सब इक्वली डेवलप हो सकें जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में रूरल एरियाज़ में, उसी के लिए ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च किया गया था। राइट, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एक पूरी तरीके से होलिस्टिक सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ इन ऑल रीजन, पूरे रीजन में अच्छे तरीके से सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, उसके लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट्स में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया जाएगा। मान लीजिए छोटे छोटे MSMEs हैं, छोटे छोटे फैक्ट्रीज़ हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा अगर हम
इन स्कीम्स को पब्लिश करते हैं या फिर यूज़ करते हैं। फिर साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, सीधी सी बात है, कंपनीज बिल्ड होंगी, वहाँ पर काम करने के लिए लोग चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना ही होना है। साथ ही में एक इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए इकोसिस्टम बन जाएगा। इकोसिस्टम क्या होता है? एक तरीके का एरिया होता है। मान लीजिए हम बायोडाइवर्सिटी में इकोसिस्टम की बात करें, पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो पॉन्ड में मछलियाँ होती हैं, मेढक होते हैं, फ्लोरा फौना सारी तरीके के होते हैं और आपस में इंटरेक्ट करके सुकून से वहाँ पर रहते हैं। उसी तरीके से कंपनी से लाने के लिए डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया गया, तो वहाँ पर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अच्छे से कोऑपरेशन करके इकोसिस्टम बना के अच्छे से डेवलपमेंट किया जा सकता है। और साथ ही में कॉम्पिटिटिवनेस भी रहेगा, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कॉम्पिटिटिव करेगी और साथ ही में अल्टीमेटली हम देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट से भी हम कम्पीट कर सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें बहुत सारे माइक्रो एंटरप्राइजेस बेनिफिट होंगे, जैसे कि इन्फॉर्मेशन इनको मिलेगा, जो भी एक्सपोजर होता है मार्केट के लिए वो भी आसानी से मिल जाएगा, फॉर्मल तरीके से सारा काम होगा, और जो भी सेमी स्किल्ड और जो भी वैल्यूबल स्किल्ड होते हैं, छोटे छोटे स्किल्स होते हैं, उनके लिए भी जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल होंगी साथ में। और पूरी तरीके से ये एक ऑर्गेनाइज मार्केट बन सकता है हमारा, और लोकल वेंडर्स और जो भी आर्टिशियन हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स को सेल करना बनाना आसान हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन सकता है? डिस्कस द स्ट्रेटजी टू इम्प्लीमेंट ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम स्कीम एंड क्रिटिकली एग्जामिन द चैलेंजेस दैट कैन बी फेस्ड बाय इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर ये मेन सा क्वेश्चन बन सकता है। प्री के भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके कुछ फीचर्स आपको पूछ लेंगे, उस फीचर से आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो वहाँ पर अगर आपने ये आर्टिकल देखा है तो यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन ऑल्सो, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, ये इंटरनेशनल रिलेशन GS पेपर 2 का हिस्सा है। रशिया सस्पेंड्स इंस्पेक्शन ऑफ स्ट्रेटजिक आर्म्स अंडर US ट्रीटी। तो एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी था जो कि पास में बनाया गया था, दोनों देशों के द्वारा साइन किया गया था। ये एक तरीके से कोल्ड वॉर के राइवल्स रहे हैं। कोल्ड वॉर आपको पता होगा, कई देशों के बीच में कोल्ड वॉर रहा है, लेकिन उसमें दो मेजर राइवल्स थे, रशिया और USA। इनके बीच में एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी बनाया गया था, जिसमें आपको न्यूक्लियर वेपन या फिर जितने वेपन होते हैं कितना आप रख सकते हैं उसमें एक कैप लगाया गया था। उसके वजह से ये न्यू ट्रीटी था। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आया है वो हम देख लेते हैं, खबरों में क्या है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है, वो सब कुछ हम डिटेल में भी आगे देखेंगे। तो अभी हाल ही में रशिया ने यूनाइटेड स्टेट का ऑन साइट इंस्पेक्शन को सस्पेंड किया है। ऑन साइट इंस्पेक्शन मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेटजिक आर्म कंट्रोल ट्रीटी है, ये जो हमारा ट्रीटी है स्टार्ट ट्रीटी, इसके अंडर में यूनाइटेड स्टेट्स को रशिया में जाके इंस्पेक्ट करना होता है कि हाँ जो इस ट्रीटी में साइन हुआ है वो चीज़ें फॉलो की जा रही हैं कि नहीं की जा रही हैं। वहीं US में रशिया वाले डेलीगेट्स आते हैं, चेक करते हैं जो भी ट्रीटी में मेंशन्ड है वो सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो हाल ही में US ने रशिया को सैंक्शन कर दिया इस इंस्पेक्शन के लिए, क्योंकि यूक्रेन वॉर चल रहा था रशिया की वजह से, या फिर रशिया एक मेजर हिस्सा रहा है उस वॉर में। इस वजह से US ने रशिया को सैंक्शन किया, तो वहीं पर रशिया ने भी सस्पेंड कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स को कि आप यहाँ पर आकर इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने रीज़न क्या दिया है कि वेस्टर्न सैंक्शन जो भी है, जैसे कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उस ट्रीटी में प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है, उसको फॉलो करते हुए हम मना कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर साफ जाहिर है क्योंकि US के सैंक्शन की वजह से रशिया भी यहाँ पर पीछे हट रहा है इस इंस्पेक्शन के लिए। अब ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है? तो स्टार्ट ट्रीटी का फुल फॉर्म है न्यू स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। अब यहाँ पर आप नाम से ही देखिए बहुत ही क्लियर हो जा रहा है। आर्म रिडक्शन ट्रीटी मतलब आर्म्स क्या होता है, जो भी जैसे आपका गोला बारूद हो गया या फिर मशीनरी हो गए या फिर तोप हो गए, जो भी चीज़ें होती हैं उसको रिड्यूस करना, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में या नंबर्स में उसको डेवलप नहीं कर लेना। अब इससे क्या होगा, अगर कोई दो बड़े सुपर पावर्स हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा आर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं ताकि वो वॉर में यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आगे चलकर कभी वॉर होता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा ह्यूमैनिटी के लिए, इसीलिए ट्रीटी साइन किया गया था। तो ये 2021 में एक्सपायर होने वाला है, इसको रिन्यू भी करना है, इसके वजह से ये सारा बवाल चल रहा है और खबरों में है। अब यहाँ पर ट्रीटी के हिसाब से US और रशिया में 1550 डिप्लॉयड वॉरहेड, न्यूक्लियर वॉरहेड लिमिट रखना है, और साथ ही में 700 डिप्लॉयड मिसाइल और बॉम्बर्स, इसको लिमिट रखना है। मतलब कि ये कैप है, एक तरीके से इतना लिमिटेशन है, इतना मैक्सिमम ये दोनों कंट्रीज़ रख सकते हैं। ये 2010 में साइन हुआ था US प्रेसिडेंट बराक ओबामा और रशियन प्रेसिडेंट दिमित्री मेडवेदेव के द्वारा। ये दोनों देश के प्रेसिडेंट थे, इनके द्वारा ये न्यू स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी साइन हुआ था। और ऐसा नहीं है कि ये पहला ट्रीटी है, इसके पहले भी कुछ ट्रीटीज़ थी, सिमिलर ट्रीटीज़ थी, लेकिन उनको समय समय आने पर मॉडिफाई किया जाता है और नाम भी चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। और ये इसका मेन फंक्शन क्या है, जो कि मैंने बताया कि सुपर पावर्स को डिप्लॉय को कंट्रोल करना। मतलब सुपर पावर्स जैसे रशिया USA है, तो ये सुपर पावर्स में आती हैं, तो इनके जो भी आर्म्स हैं या मिसाइल्स हैं या जो भी बॉम्बर्स हैं उनको कैप कर देना, उनको लिमिट कर देना, ताकि ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो सके इन केस कभी फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स या वॉर होती हैं, राइट। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, इंडियाज़ आउटबाउंड टूरिज्म।
ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन जीएस पेपर 2 का हिस्सा है। यहाँ पर आउटबाउंड टूरिज्म के बारे में बताया गया है कि आउटबाउंड टूरिज्म क्या है। तो टूरिज्म दो तरीके की होती है, आउटबाउंड और इनबाउंड। आउटबाउंड मतलब कि हमारे देश से टूरिस्ट दूसरे देश में जा रहे हैं, उसे हम आउटबाउंड टूरिज्म कहेंगे। दूसरे देश से टूरिस्ट हमारे देश में आ रहे हैं, उसे हम इनबाउंड टूरिज्म कहेंगे। ठीक है, खबरों में क्या है, तो हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है जिसका नाम था आउटबाउंड ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड अपॉर्चुनिटी अनटैप्ड, रिपोर्ट का टाइटल है। और यहाँ पर बताया गया है कि इंडियाज़ आउटबाउंड टूरिज्म सरपास $42 बिलियन बाई 2024, मतलब कि 2024 प्रिडिक्ट किया गया है कि 2024 तक इंडिया का जो आउटबाउंड टूरिज्म होगा वो $42 बिलियन से ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। मतलब इतना पैसा इंडिया वाले स्पेंड करेंगे आउटबाउंड टूरिज्म में। और ये आउटबाउंड टूरिज्म मैंने बताया, आउटबाउंड टूरिज्म इज़ एक्ट ऑफ होम कंट्री, मतलब ट्रैवलिंग आउट ऑफ द होम कंट्री। इंडिया से कोई बाहर जा रहा है टूरिज्म के पर्पज़ से, तो उसे हम आउटबाउंड टूरिज्म कहेंगे। अब इस रिपोर्ट्स की मेजर फाइंडिंग की बात करें तो इंडिया जो है आउटबाउंड ट्रैवल के लिए एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, जहाँ पर 80 मिलियन पासपोर्ट हैं और उनके पास परचेजिंग पावर भी है। तो परचेजिंग पावर क्या होता है, अगर आपके पास क्षमता है, मान लीजिए आप महीने में 20,000 कमाते हैं और उस 20,000 से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, तो आपकी परचेजिंग पावर हो गई 20,000 रुपीज़। तो इंडिया में 80 मिलियन लोगों के पास पासपोर्ट है और उनकी परचेजिंग पावर इतनी अच्छी है और वो स्पेशली मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं कि वो आउटबाउंड ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रोइंग इकॉनमी, देश में इकॉनमी बढ़ रहा है, यंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मिडिल क्लास भी हमारे बढ़ रहे हैं, तो इंडिया एक आइडियल पोजीशन हो सकता है। इंडिया मतलब एक आइडियल कंट्री हो सकता है जहाँ पर आउटबाउंड टूरिज्म मार्केट बहुत बड़ा हो सकता है। यहीं अगर डेटा की बात करें तो यूरोप में लगभग 20% जो ट्रैवलर हैं वो इंडिया के होते हैं, 10% ट्रैवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के होते हैं, बचे हुए जो भी ट्रैफिक आती है आउटबाउंड ट्रैवलिंग के तहत वो साउथ ईस्ट एशिया से होती है। राइट, वहीं हम बात करें एक और डेटा की तो 2021 में इंडियंस ने लगभग $12.6 बिलियन आउटबाउंड ट्रिप्स पे खर्चा किया है। 2019 में यही $22.9 बिलियन था। अब रीज़न पैंडमिक वगैरह रीज़न हो सकता है कि आउटबाउंड ट्रैवलिंग में कमी आई है, लेकिन फ्यूचर में प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2024 तक $42 बिलियन तक खर्च करेंगे इंडियंस आउटबाउंड ट्रैवलिंग में। अब रिकमेंडेशन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा रिकमेंडेशन दिए जा रहे हैं कि जो भी पॉपुलेशन डेस्टिनेशन है, जो भी पॉपुलर डेस्टिनेशन है कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के लिए, उसको कनेक्शन आसानी कनेक्शन किया जाए, डायरेक्ट कनेक्शन बना दिया जाए। और साथ ही में जो कि फ़ॉरेन के क्रूज़ होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उसको हमारे पोर्ट्स पर आने की अनुमति दे दी जाए, मतलब उनको परमिशन दे दिया जाए और अच्छे से कोऑर्डिनेट करके मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे यहाँ पर काम किया जाए ताकि आउटबाउंड टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। अब आउटबाउंड टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा मतलब इंडिया अगर बाहर से जाएंगे इंडियंस, तो बाहर के लोग भी इंडिया में आएंगे, तो एक तरीके से ये म्यूचुअल टूरिज्म हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर इंडिया को बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही में जो भी फॉरेन के क्रूज़ और वेसल्स आएंगे इंडिया के पोर्ट पर, तो पोर्ट पर भी कमाई होगी। यहाँ पर इंडिया दूसरे देश के वेसल अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे देश के लोग भी इंडिया में आएंगे, अगेन यहाँ पर म्यूचुअल टूरिज्म हो रहा है। और साथ ही में बायलेटरल जो रिलेशन है अलग अलग देशों में, जो भी टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्रीज़ है, जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, या अलग अलग कंट्रीज़ है जो कि टूरिस्ट फ्रेंडली है, जहाँ पर टूरिज्म पूरा टिका हुआ है माहौल, तो उनके जो बायलेटरल रिलेशन है इंडिया से बहुत अच्छे होंगे। अगर हम कुछ स्टैट्स की बात करें तो इंडिया टूरिज्म में 10th पोजीशन में है, जो कि वर्ल्ड के जीडीपी कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट करती है। 2019 में 6.8% ऑफ टोटल इकॉनमी वाज कंट्रीब्यूटेड बाय टूरिज्म, यानी कि जो भी देश का इकॉनमी है 2019 में उसका 6.8% हिस्सा टूरिज्म के थ्रू आया था। आप सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। और 2021 में इंडिया में 40 साइट्स लिस्टेड हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, जो कि 6th हाईएस्ट इंडिया को कंट्री बनाता है, जिसमें 32 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स साइट है। यानी कि अब 40 जो साइट्स हैं ये लिस्टेड हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते हैं जो कि लिस्ट किए जाते हैं अलग अलग देशों में। अब ये बहुत ही फेमस हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आउटबाउंड टूरिज्म और इनबाउंड टूरिज्म का बहुत यहाँ पर बढ़ावा हो सकता है, बहुत अच्छे से इकॉनमी में डेवलपमेंट हो सकता है। यहाँ पर इंडियन टूरिज्म के सिनेरियो की बात करें तो ऐसा नहीं है कि टूरिज्म अभी से स्टार्ट हो रहा है, हर देश में बहुत पहले से एंशिएंट टाइम से ही टूरिज्म स्टार्ट हो रहा है। इंडिया में बात करें बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आए हैं, जैसे ह्यून त्सांग है, चाइनीज़ बुद्धिस्ट हैं, ये इब्न बतूता, मार्को पोलो, फिर हॉकिंस लोग जो अंग्रेज़ आए वो भी एज अ टूरिज्म एज अ बिजनेसमैन आए थे। तो इस तरीके से टूरिज्म जो है बहुत पहले से चला रहा है। उसके पहले हम मिडाइवल टाइम की बात करें तो एम्परर अशोका और हर्ष उन्होंने रेस्ट हाउसेस बनाए थे पिलग्रिमेज के लिए। पिलग्रिमेज मतलब क्या होता है, जो भी डिवोशनल टूरिज्म होता है। मान लीजिए आपको भगवान के दर्शन करने जाने हैं, चाहे इलाहाबाद जाना है, चाहे आपको
उत्तराखंड में जाना है, केदारनाथ जाना है, तो इन सब जगहों पर ट्रैवल करने को हम पिलग्रिमेज कहते हैं। अर्थशास्त्र में भी बताया जाता है कि ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी इकॉनमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज़ादी के बाद हमारे देश में 5 ईयर प्लान्स में टूरिज़्म हमेशा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है। और हालांकि इसको 7 फाइनेंशियल ईयर में टूरिज़्म को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया, जैसे बिजनेस टूरिज़्म, हेल्थ टूरिज़्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म, इन सबको भी इंट्रोड्यूस किया गया था 7th फाइनेंशियल ईयर प्रोग्राम में, 5 ईयर प्रोग्राम में। ठीक है, तो दिस इज सिनेरियो ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट आर द इनिशिएटिव रिलेटेड टू टूरिज्म। तो इतने सारे इनिशिएटिव हैं, स्वदेश दर्शन स्कीम, नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिम रिजनरेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, आइकॉनिक टूरिज्म साइट, बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव, देखो अपना देश इनिशिएटिव, इतने सारे इनिशिएटिव है, इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। पहले भी क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन वर्चुअली हर्बेरियम बिगेस्ट डेटाबेस ऑफ द कंट्रीज, फ्लोरा इज द ग्लोबल हिट। ये बायोडाइवर्सिटी जीएस पेपर 3 का हिस्सा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी हिस्सा है ये, क्योंकि एक पोर्टल बनाया गया है, द हिंदू में पब्लिश हुआ है। अब देख लेते हैं खबरों में क्या है। तो हाल ही में एक वर्चुअल डेटाबेस बनाया गया है देश के फ्लोरा का। फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा होना 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको पता होगा। तो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। तो जो प्लांट्स के स्पेसिमेन होते हैं, जिसको सर्च करने के लिए या रिसर्च करने के लिए हमें डेटा रखना पड़ता है, तो उसको हम डिजिटली यहाँ पर बना दिए हैं। पहले क्या होता था, ये पेपर पर, जैसे पेपर होता है, पेपर के बीच में उसको सुखाकर उसके स्पेसिमेन को रखा जाता था, या फिर और भी तरीके होते हैं उसको रखा जाता था, उसे हम हर्बेरियम कहते थे। अब यहाँ पर एक वर्चुअल हर्बेरियम बनाया गया है, मतलब एक पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल का नाम है ivh.bsi.gov। यहाँ पर लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग विजिट कर चुके हैं 55 देशों से। मतलब आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा हिट है ये। अब इस पोर्टल में 1 लाख इमेजेस इंक्लूड हैं हर्बेरियम स्पेसिमेन के। हर्बेरियम मतलब जैसे कि मैंने बताया प्लांट्स के स्पेसिमेन। अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, तो इसमें आपका प्रिजर्व स्पेसिमेन है, साइंटिफिक नेम है उस प्लांट का, किस लोकेलिटी से कलेक्ट किया गया है बताया गया है, किस दिन कलेक्ट किया गया था वो बताया गया है, और किसने कलेक्ट किया गया था, और साथ में एक बारकोड नंबर है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हर एक डिजिटल हर्बेरियम में इंक्लूडेड है। ठीक है, और यहाँ पर हम बहुत तरीके के फ़िल्टर्स हैं कि हम स्टेट वाइज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटा, अलग अलग स्टेट में, या फिर नाम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते देते हैं। और चेकलिस्ट भी वहाँ पर दिया गया है, अलग अलग तरीके से फ़िल्टर है हम जहाँ पर हम डेटा को फाइंड कर सकते हैं। अब हर्बेरियम स्पेसिमेन क्या है, ये हमने बताया कि एक ड्राइड प्लांट्स का ये एक पार्ट होता है, और उसके साथ ही में जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो साइंटिफिक नेम इन्फॉर्मेशन सब कुछ उसमें लिख दिया जाता है। और इस प्लांट के एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन को एक सिस्टमेटिक स्टडी में, जो भी इकोलॉजिकल स्टडी होता है, उस स्टडीज़ में काम में आता है। ठीक है, हर्बेरियम स्पेसिमेन ये बात कर चुके हैं हम। और ये बनाया किसके द्वारा है, तो ये बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। पर्पस क्या है, तो डिजिटल डेटाबेस बनाना जो कि इजीली एक्सेस हो इन्फॉर्मेशन के लिए। फीचर्स की बात करें तो ये अलग अलग तरीके के कैटेगरी, जैसे कि क्रिप्टोग्राम और फेनोग्राम्स, इन तरीके के कैटेगरीज़ को प्लांट में डिवाइड करके चीज़ें बताता है हमें। क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो हर्बेरियम इज़ यहाँ पर ऑप्शन क्या है, स्टोर हाउस ऑफ एनिमल स्पेसिमेन, नहीं। प्लेसेस वेयर फ्रेश प्लांट्स आर केप्ट टू अट्रैक्ट विजिटर, नहीं। शीट्स इन विच डिफरेंट राइट पेपर प्रेस अगेंस्ट द पेपर्स आर स्टोर्ड टू टैक्सोनॉमिकल स्टडी, तो ये यहाँ पर आंसर सही होगा। और डिवोशनल प्लेस, तो ये भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हर्बेरियम को हम क्या कहते थे, शीट्स होते थे जहाँ पर सूखे हुए स्पेसिमेन को प्रेस करके रखा जाता था, उसमें इन्फॉर्मेशन लिखा जाता था ताकि टैक्सोनॉमिकल स्टडी में वो काम में आ सकें। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर एक डिजिटल हर्बेरियम बनाया गया है, क्योंकि एक पोर्टल पर उसके इमेज को अपलोड किया गया है। ठीक, मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, स्टेबल कॉइन। तो ये इंडियन इकॉनमी और रिलेटेड इश्यूज़ में आते हैं, जीएस पेपर 3 का हिस्सा है। अब यहाँ पर स्टेबल कॉइन क्या है, एक तरीके का क्रिप्टो करेंसी है। इसको हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। खबर में क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, जो कि इकॉनमीज़ और इंटरनेशनल बॉडी, फाइनेंस बॉडी आता है, इन्होंने स्टेबल कॉइन रेगुलेशन के लिए क्रिप्टो मार्केट में कुछ कोशिश की है। तो स्टेबल कॉइन क्या होता है, तो स्टेबल कॉइन एक तरीके का डिजिटल करेंसी है। हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी बहुत ही न्यूज़ में रहा है इसके बारे में, हालांकि आप सबको पता होगा, तो मैं यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जो स्टेबल कॉइन है, ये भी एक तरीके का डिजिटल करेंसी है, लेकिन जो इसका वैल्यू होता है वो एक $, या फिर गोल्ड, इसके बराबर होता है। ठीक है, मतलब ये थोड़ा मोर ऑथेंटिक है, मोर स्टेबल है कंपेयर टू क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज हम देखते हैं कोई भी गवर्नमेंट उसको लीगल नहीं मानती, बहुत कम कंट्रीज़ है जहाँ पर इसको लीगल माना जाता है। हालांकि स्टेबल कॉइन भी उसी कैटेगरी में आता है, लेकिन कंपेयर अगर हम वैल्यू का बात करें तो वैल्यू यहाँ पर इसको मोर ऑथेंटिक कहा जा सकता है। एग्जाम्पल, टेथर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। अगर हम स्टेबल कॉइन की बात करें, टेथर अभी तक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद इथेरियम आता है। ठीक है, ये भी हमारे क्रिप्टो करेंसीज हैं। जैसे एक बिटकॉइन एग्जाम्पल, बिटकॉइन सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी रहा है। 1 USDT मीन्स $1, जैसा कि मैंने बताया, इनका वैल्यू जो होता है वो स्टेबल होता है। और स्टेबल कॉइन जो रिलीज़ किए जाते हैं, ये कोलेट्रल 3 तरीके के रिलीज़ किए जाते हैं। गोल्ड कोलेट्रल, दूसरा है विदाउट कोलेट्रल, एक होता है आपका मनी कोलेट्रल। तो मतलब कि इनके
वैल्यू में या फिर इनके बराबर ही वैल्यू का स्टेबल कॉइन को मार्केट में रिलीज़ किया जाता है, ताकि तो ये जो स्टेबल कॉइन होते हैं वो कोलेटरल तरीके से पब्लिश किए जाते हैं, फिर रिलीज़ किए जाते हैं। 3 तरीके होते हैं, एक गोल्ड होता है, गोल्ड के कोलेटरल में कॉइन्स को रिलीज़ किया जाता है। दूसरा है दूसरी डिजिटल करेंसीज़ को कोलेटरल में रख के रिलीज़ किया जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं डिजिटल करेंसी बहुत ही वॉलेटाइल होता है, इसलिए ज़्यादा डिजिटल कॉइन रखा जाता है कंपेयर टू स्टेबल कॉइन जो रिलीज़ किया जा रहा है। कम स्टेबल कॉइन को रिलीज़ किया जाता है, डिजिटल कॉइन ज़्यादा रखा जाता है। और दूसरा है विदाउट एनी कोलेटरल, उसमें कुछ सिस्टमैटिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, स्टेबल कॉइन या फिर कोई भी डिजिटल कॉइन अलग अलग देश के लॉ मेकर जो होते हैं, सेंट्रल बैंक होते हैं, उनके द्वारा एक्सेप्टेड नहीं होता है, ऑथराइज नहीं होता है। तो जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनके तरीके से पूरी तरीके से लीगल और फाइनेंशियल रिस्क हमेशा रहता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो एक अर्निंग जो होता है वो सेफगार्ड अर्निंग में काम में आ सकता है। सेफगार्ड अर्निंग क्या होता है कि बहुत सारे कंट्रीज जैसे टर्की, नाइजीरिया, अर्जेंटीना, यहाँ पर लोकल करेंसी का वैल्यू जो है रैपिडली गिर रहा है। इवन हमारे इंडिया में भी रैपिडली गिर रहा है, लेकिन उतना रैपिड नहीं है जितना इन देशों में है। तो अगर जो भी उनका फंड्स होगा अगर वो स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो जो वैल्यू है जो लगातार गिर रहा है उससे उनको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए उनके आज 100 रुपये का वैल्यू कल 80 रुपये होगा। अब वहीं अगर उन्होंने 100 रुपये को स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट किया होता तो हो सकता है 100 रुपये का 100 रुपये ही रहे या फिर बढ़ भी सकता है। तो एटलीस्ट लॉस तो नहीं होगा ना। लॉस भी होता है, हालांकि इन्वेस्टमेंट है तो लॉस तो होता ही है, लेकिन कंपेयर करें हम कि जिस रेट से इनके करेंसी की वैल्यू गिर रही है उस रेट से तो नहीं गिरेगा। रेमिटेंस की बात करें तो बहुत सारे कंट्रीज़ है, जैसे अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान में हमने देखा है अभी हाल ही में तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया। तो कब्ज़ा करने के बाद क्या होता है, रेमिटेंस चैनल होते हैं अमेरिका ने बंद कर दिया। रेमिटेंस क्या होता है, उस देश में दूसरे देश से पैसा आना। मान लीजिए अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के जो फैमिली के कुछ मेंबर्स दूसरे देश में काम कर रहे हैं, यहाँ से पैसा ये अपने फैमिलीज़ का भेजते थे ताकि खर्चा चलता था। अब यूएस गवर्नमेंट ने इस रेमिटेंस को कट कर दिया, ये पैसा यहाँ पर पॉसिबली नहीं आ पा रहा है। तो इसके वजह से इनके सर्वाइवल में भी इश्यूज़ आते हैं। वेयर एज इफ दे हैव कन्वर्टेड द कॉइन्स और मनी इनटू स्टेबल कॉइन तो उनके लिए आसानी हो जाती। ये स्टेबल कॉइन वॉलेटिलिटी को कम करता है। वॉलेटिलिटी मतलब कि जैसे कि हम देखते हैं जो वैल्यू होता है बिटकॉइन का, डिजिटल कॉइन का, बहुत ही ज़्यादा घटता बढ़ता रहता है। अंदाज़ा ही नहीं लगता कब ये गिर जाएगा, कब ये उठ जाएगा। तो इस केस में वॉलेटिलिटी को स्टेबल कर सकते हैं। अगला है ट्रेड और सेव एसेट। तो एक अच्छे से एसेट की तरह काम कर सकता है, इसको ट्रेडिंग भी आसान हो सकती है, यहाँ से लोग इंटरेस्ट कमा सकते हैं। और ट्रांसफ़र, जो मनी ट्रांसफ़र है वो चीप होगा। जैसे कि आपको इंडिया से यूएस में पैसे भेजने हैं तो करेंसी कन्वर्जन होता है। करेंसी कन्वर्जन में वैल्यू डिफ्लेट, इंक्रीज़, डिक्रीज़ होती रहती है अलग अलग कंट्रीज़ में, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसफ़र ऑफ मनी है वो सस्ता होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कालाहांडी टू बी इंक्लूडेड इन पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना। ये यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने कहा है। ये जीएस पेपर 3 का हिस्सा है इंक्लूसिव ग्रोथ में। तो न्यूज़ में क्या रहा है, तो हाल ही में जो पहले का एक स्कीम था, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम था, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू ट्राइबल सब स्कीम, इसको रीनेम कर दिया गया है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, जिसको कि 2021 से 22 और 2025 से 26 के बीच में इम्प्लीमेंट करना है। अब ये स्कीम क्या है, तो ये पूरी तरीके से जो भी ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल लोग के वेलफेयर के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर सेंट्रल का स्पेशल असिस्टेंट दिया जाएगा स्टेट के साथ है। स्टेट तो ऑलरेडी अपने अपने ट्राइब, जो भी एरिया में उनके ट्राइबल्स एरियाज़ होते हैं उनके लिए काम कर रही थी। यहाँ पर सेंट्रल का भी असिस्टेंट या फिर सेंट्रल का भी असिस्टेंट मिलेगा। इसके लिए बहुत सारे गैप्स जो होते हैं उसको कम किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इन सब को डेवलप किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से। तो इन सब सारी चीज़ें की जा रही हैं ट्राइबल के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो प्रिपेयरिंग विलेज डेवलपमेंट प्लान बेस्ड ऑन नीड्स, पोटेंशियल एंड एस्पिरेशन, मतलब जहाँ पर जितनी ज़रूरत वहाँ पर उतनी डेवलपमेंट की जाएगी पॉपुलेशन के हिसाब से। और कोशिश किया जाएगा कि जो भी फैमिली के जितने मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल हैं, जो भी हैं, सबको हर तरीके की स्कीम पहुँचाया जा सके। अगला होगा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, कनेक्टिविटी, लाइवलीहुड, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा ट्राइबल एरियाज़ में। और गैप्स की बात करें, किन गैप्स को कम किया जाना है, तो रोड कनेक्टिविटी। जैसा कि हम जानते हैं गांव में रोड कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ आदिवासी एरिया है, ट्राइबल एरिया है, जहाँ पर रोड, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुँच पाया है, तो वहाँ पर बढ़ाया जाएगा। टेलीकॉम कनेक्टिविटी, मोबाइल टावर इंस्टॉल किए जाएंगे, स्कूल्स बनाए जाएंगे, आंगनवाड़ी सेंटर बनाए जाएंगे, हेल्थ सब सेंटर बनाए जाएंगे, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी को अच्छे से, जैसे हर घर जल का मिशन है, ड्रेनेज सिस्टम को बनाया जाएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाएगा। तो पूरी तरीके से इनको मेन स्ट्रीम में लाने का कोशिश किया जा रहा है यहाँ पर। और साथ ही जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं, जितनी बेसिक सुविधाएँ होती हैं, वो भी देने जाने की कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, 2019 में ऑलरेडी क्वेश्चन आया है, आप इस क्वेश्चन को देखकर समझ सकते हैं।
इससे रिलेटेड भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन जनरली देखिए ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आता है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया, कैसे कौन कौन से स्टेट सेंटर साथ में मिलकर काम कर रहे हैं एक कमरे, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का हमारा, स्टडी ऑफ रॉक अगामा गिव इंसाइट्स इनटू अर्बनाइजेशन कंजर्वेशन। ये जीएस पेपर 3 कंजर्वेशन का हिस्सा है। तो जैसा कि मैं बताया, रॉक अगामा एक तरीके का लिजर्ड है जो कि रॉकी एरिया में पाया जाता है। तो अभी हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने कंडक्ट किया है कि किस एरिया में रॉक अगामा फाइंड किया जाता है, पाया जाता है, और उसका अर्बनाइजेशन से क्या रिलेशन है। अभी हम देखेंगे तो एनवायरनमेंट में हर जगह क्या किया जा रहा है, प्लांटेशन, ग्रीनरी की बात की जा रही है, लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसे होते हैं जिनको रॉकी एरिया की ज़रूरत होती है, पथरीली जगहों की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? जैसे कि ये स्पीशीज़ हमारा रॉकी अगामा स्पीशीज़ हैं या फिर लिजर्ड है, ये अपना खुद का इनका बॉडी हीट नहीं होता, ये बॉडी हीट जनरेट नहीं करती हैं। तो इनको जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो रॉकी पैचेट या फिर पथरीली इलाका से ये पेड़ हीट अपना लेते हैं। तो इसीलिए कुछ रॉकी एरिया भी छोड़े जाने बहुत ही ज़रूरी होते हैं, ना कि हर जगह प्लांट एंड लैंडस्केप प्रोवाइड करना है, बनाना। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया था। यहाँ पर सारी चीज़ें पेनिनसुला रॉक अगामा के बारे में बताया गया है। तो एक तरीके का गार्डन लिजर्ड होता है और ये सदर्न इंडिया में पाया जाता है। ये ऑरेंज और ब्लैक कलर में पाया जाता है, आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं। और ये भी मैं बता चुका हूँ कि इनका खुद का हीट नहीं होता है, तो वो वार्म स्पेसेस की इनको ज़रूरत होती है। और ये इकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वेब, देखिए कोई भी स्पीशी हो, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, वेब साइकिल, फूड वेब जो होता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं, स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं, तो पूरा फूड चेन, फूड वेब डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब होने से क्या होता है, नई नई स्पीशीज़, अलग अलग स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होने लगती हैं, वो अल्टीमेटली इंसानों पर भी ये कहीं ना कहीं असर करेगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसको फिर से समझा दूंगा आपको अगले वीडियो में, राइट। एंड यस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बोर ठाकुर IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल। नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दे ताकि हमेशा आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।